दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। अपना ज्योग्राफी की आज क्लास नंबर 7 है और नया टॉपिक शुरू हुआ अपना उत्तर के विशाल मैदान। इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है साहब, इसमें भी बड़ा मज़ा आएगा, धुआं मचा देंगे इसको भी अभी। तो अब इसकी जो कहानी शुरू होगी वो शुरू होगी दोस्तों उत्तर के विशाल मैदान से। और मैदान क्या होता है? जहाँ पे हम लोग धुआं मचाते हैं, जहाँ पर लोग रहते हैं। ये प्लेन जो एरिया होता है, अभी तक अपन ने पहाड़ वहाड़ खूब देख लिए, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, सब कुछ देख लिया। तो जब पहाड़ ऐसे ऐसे जब अपन ने कल देखे थे इतने, तो ये जो लास्ट वाला पहाड़ था वो कौन सा था? शिवालिक। अभी ऐसे रफली समझा रहा हूँ। ऐसे कई सारे पहाड़ देखे थे अपन ने, तो लास्ट वाला जो पहाड़ देखा था वो शिवालिक हिमालय देखा था। और शिवालिक हिमालय के बाद में अपने ये मैदान शुरू हो जाते हैं, यानी प्लेन एरिया शुरू हो जाता है जहाँ पर अपन लोग रहते हैं अच्छे से। ठीक है, पहाड़ों में तो दिक्कत आती है रहने में। तो ये जैसे शिवालिक पहाड़ ये था, तो शिवालिक पहाड़ के गिरिपद पर, किस पर? गिरिपद। गिरिपद माने होता है, गिरी माने होता है पर्वत। हिंदी में तो देखा ही होगा आपने, हिंदी में जानते हो ना, गिर माने पर्वत, और पद माने होता है कदम, यानी चरण, पैर। तो ये पर्वत हो गया, पहाड़ हो गए, इसके पैरों पर, ये पैर हो गए, यहाँ से ये मैदान शुरू होते हैं। ठीक है, तो अब अपन उत्तर के विशाल मैदानों में लिखेंगे, मतलब समझेंगे सबसे पहले कि यहाँ से शुरू होते हैं। तो पहली जो हेडिंग है वो डालो साहब, वो है भाबर। क्या है? भाबर। भाभी नहीं है, भाभी, भाबर है, भाबर। देवर होते हैं देवर, वैसे भाबर है ये। ठीक, कहाँ चले गए देवर भाबर? ठीक, भाभी याद आ रही हैं, भाभी। तो ये क्या होता है? भाबर क्या है कि जैसे ये जो शिवालिक मैदान यहाँ पर्वत थे, इसके गिरिपद से यहाँ से शुरू होते हैं। ठीक है, तो शिवालिक पर्वत के गिरिपद प्रदेश में, ठीक है, गिरिपद मतलब वो निचला हिस्सा ये वाला, तो गिरिपद प्रदेश में, ठीक है, गिरिपद जो प्रदेश है उसके क्षेत्र को, पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भाबर। गिरिपद प्रदेश के क्षेत्र को भाबर कहते हैं। क्या कहते हैं? भाबर। भाबर कहते हैं। क्लियर हो गया? यानी सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो शिवालिक पहाड़ जब खत्म हो रहा है तो कौन सा एरिया पड़ता है? सबसे पहले भाबर। ठीक है, अब ये जे यहाँ पर क्या होता है यार, मुझे मेरी ना तो तबीयत सही नहीं हो पा रही है, इतने दिन हो गए। रेस्ट चाहिए होगा प्रॉपर 3-4 दिन का तब, और 2-4 दिन का रेस्ट अगर ले लूँगा तो तब लोग कहोगे कहाँ मर गया मैं। ठीक है, तो बड़ा हिसाब किताब बना के वीडियो बनानी पड़ती है। खांसी हो गई है, बुखार है, हल्का फुल्का जुकाम तो है ही तेज, ये सब चीज़ें बड़ी दुर्गति हो रखी है शरीर की। शिवालिक पर्वत के गिरिपद प्रदेश के क्षेत्र को तो भाबर कहते हैं। और इसमें क्या होता है, यहाँ पर मतलब कंकड़ पत्थर कुछ ज़्यादा हो जाते हैं, इस वजह से यहाँ कृषि ठीक से नहीं हो पाती। ठीक है, क्या हो जाता है, यहाँ पर कंकड़ पत्थरों का जमाव है, कंकड़ हैं, पत्थर हैं, तो कंकड़ पत्थरों का जमाव हो जाता है। ठीक है, कंकड़ पत्थरों का जमाव है, यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। अब मान लो तुम ये समझ लो जैसे ये कोई नदी है, ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे कंकड़ पत्थर जमा हो जाएं, बहुत सारे कंकड़ पंकड़ जमा हो गई, तो पानी नीचे हो जाएगा ना, थोड़ा सा कंकड़ पत्थर ज़्यादा हो जाएंगे ऊपर, तो ये जो नीचे नदी होती है वो यहाँ दिखाई नहीं देती, क्योंकि यहाँ कंकड़ पत्थर ज़्यादा हो जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा कंकड़ पत्थर आ जाते हैं, इस वजह से नदी इन क्षेत्रों में दिखाई नहीं देती। किन क्षेत्रों में? भाबर क्षेत्रों में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, नदी लुप्त हो जाती है, अदृश्य हो जाती है। ठीक है, नदियाँ यहाँ अदृश्य हो जाती हैं, नदियाँ अदृश्य हो जाती हैं। किसके कारण हो जाती हैं? क्योंकि यहाँ कंकड़ पत्थरों का जमाव ज़्यादा है, ये लिख दिया ना, कंकड़ पत्थरों का जमाव ज़्यादा है, इसलिए नदियाँ यहाँ अदृश्य हो जाती हैं। ठीक, और जब नदी नहीं है, पानी नहीं है यहाँ पर, तो खेती हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। सिंचाई कैसे करोगे भाई? खेती तो तभी होगी ना जब सिंचाई अच्छे से हो जाए, और सिंचाई कैसे होगी? जब पानी होगा, और पानी है ही नहीं क्योंकि नदियाँ ही नहीं दिखती, तो फिर खेती के लिए भी ये मिट्टी, मतलब ये क्षेत्र उपयुक्त नहीं है, तो कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र नहीं है ये। ठीक है, कि कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। कौन? भाबर। भाबर क्षेत्र आपने समझ लिया। भाबर क्षेत्र क्या है? शिवालिक पर्वत के ये जो इधर गिरिपद वाला हिस्सा था उसके, उस क्षेत्र को तो भाबर कहते हैं। और यहाँ कंकड़ पत्थरों का अच्छा खासा जमाव है, इसलिए नदियाँ यहाँ दिखाई नहीं देती, और पानी नहीं होने के कारण यहाँ पर खेती अच्छे से नहीं हो पाती। ऐसा ही अब देखो ये जो भाबर क्षेत्र है
इसके बाद जो अगला क्षेत्र आता है, जैसे ये तो यहाँ भाबर हो गया, अब धीरे धीरे ये प्लेन एरिया अपना शुरू हो रहा है, ऐसे प्लेन एरिया शुरू हो रहा है। तो भाबर के बाद जो बाद का दूसरा क्षेत्र आता है उसको कहते हैं तराई। क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र। अब नाम में ही तराई है, इसका मतलब तराई मतलब पानी होगा यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा दलदली यानी पानी वाला क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पानी मिल जाता है। क्लियर? तो यहाँ जो पानी मिल जाएगा, तो पानी कैसे मिलेगा कि जो नदियाँ यहाँ पर अदृश्य हो गई थी वो यहाँ नदियाँ दोबारा से दिखने लगती हैं, ठीक है। तो यहाँ नदियाँ पाई जाती हैं, दिखने लगती हैं, दृश्यमान हो जाती हैं, नदियाँ दृश्यमान हो जाती हैं। अगर नदियाँ दिखने लग गई साहब, इसका मतलब है कि यहाँ पर कृषि अच्छे से होने लगेगी, ठीक है। कृषि के लिए उपयुक्त है ये कौन सा? तराई क्षेत्र। कृषि अच्छे से यहाँ होगी, कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। भाई पानी आ गया तो कृषि भी हो जाएगी तराई में। अब इसमें एक चीज़ और समझनी है आपको। अभी मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कि पूर्वी हिमालय में बरसात ज़्यादा होती है। देखो ये मैंने यहाँ समझाया था, ये पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय करवाए थे। तो पूर्वी हिमालय में देखो मैंने कहा था बरसात ज़्यादा होती है, पश्चिमी हिमालय में बरसात कम होती है। ये जो चेरापूंजी है, मोहसिन राम है, ये पूर्वी हिमालय में तो पड़ते हैं, खूब पानी बरसता है, ठीक है। तो यहाँ पूर्वी हिमालय में जब बरसात ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि पूर्वी जो क्षेत्र होगा तराई का, वहाँ पर भी बरसात ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जब बरसात ज़्यादा हो जाएगी? तो जहाँ बरसात ज़्यादा है वहाँ पर विस्तार इसका अच्छे से हो जाएगा, वहाँ पर मतलब खेती बाड़ी अच्छे से होगी, पानी की अच्छी व्यवस्था रहेगी ना। तो बस इतना ही अपने को समझना था कि पूरब में ज़्यादा पानी बरसता है, इसलिए पूरब में तराई का विस्तार थोड़ा ज़्यादा है, ठीक। तो वर्षा की अधिकता के कारण लिखो साथ में, मैं पहले समझा देता हूँ फिर लिखवा देता हूँ। वर्षा की अधिकता के कारण तराई का विस्तार, लिखो, तराई का विस्तार पूर्व में ज़्यादा है। पूर्व मतलब ईस्ट में, ठीक है, पूर्व में ज़्यादा है। अभी आपको बताया था ना, कल वीडियो में भी बताया था कि पूर्व में ज़्यादा पानी बरसता है। जहाँ पानी बरसेगा वहाँ पर, जैसे आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पर खेती बाड़ी अगर होती है तो पानी बरसे अगर, तो वहीं खेती अच्छे से हो जाएगी। पानी बरसता है तो और भी चीज़ों की ज़रूरत पूरी होती है, तो जितना अच्छा पानी बरसेगा उतनी आपकी व्यवस्थाएं अच्छी होंगी, तो फिर उतना ही विस्तार हो जाएगा। भाई लोग रहने लगेंगे वहाँ पर, पानी की व्यवस्था अच्छी होगी तो वहाँ बसावट अच्छी हो जाएगी, लोग घर बनवाएंगे तो विस्तार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इस तरीके से अपन ने यहाँ पर ये भी समझ लिया। अब अपन तराई से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो अगला जो होता है एरिया वो होता है बांगर। क्या होता है? बांगर एरिया। और बांगर एरिया का मतलब ये होता है कि ये, इसको जलोढ़ मिट्टी सुनी है आपने? जलोढ़ मिट्टी, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना मैदान है। जलोढ़ मिट्टी तो अभी अपन मिट्टी का जब टॉपिक पढ़ेंगे तब समझेंगे, तो फिलहाल अभी इतना ही समझना है कि ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना मैदान है। पुरानी, दो तरह की जलोढ़ होती है, एक नई जलोढ़, एक पुरानी जलोढ़। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना मैदान है ये, पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना है, ठीक है। कौन सा? बांगर। एक संजय बांगर क्रिकेटर भी हुए हैं, अब तो वो पुराने हो गए हैं इसलिए ऐसे भी याद रखना, अगर कंफ्यूज हो जाओ तो संजय बांगर एक क्रिकेटर हुए हैं, बहुत पहले खेलते थे अब नहीं खेलते, तो पुराने हो गए हैं। पुराने हो गए तो ये पुरानी मिट्टी से बना हुआ है साहब, ठीक है, क्लियर। अब देखो इसमें दो तरह की स्पेशल मिट्टी भी पाई जाती है बांगर में, ठीक। एक होती है लवड़ी मतलब सॉल्टेड, और एक दूसरी होती है कंकरीली, कंकड़ जहाँ पर पाए जाते हैं। तो उन दोनों भूमियों को अलग अलग कहते हैं। तो जो बांगर में ही हमने देखा कि अगर लवड़ीय भूमि है, सॉल्टेड कहेंगे ना इसको इंग्लिश में, ठीक, और या फिर क्षारीय भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं क्षारीय को? बेसिक कहते हैं ना, हाँ बेसिक मतलब है ना। तो लवड़ी भूमि या क्षारीय भूमि है तब इसको कुछ और नाम दिया गया है। और अगर वैसी है कंकरीली भूमि है, मतलब कंकड़ पत्थर ज़्यादा है अगर पाए जा रहे हैं, कंकरीली भूमि है तो इसको नाम अलग दिया गया है। ये दोनों नाम पीसीएस की परीक्षा में पूछे गए हैं, तो मैंने आपको दोनों ही बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर भूमि सॉल्टेड है, लवड़ी है, तब बांगर भूमि के तहत जो भूमि कहलाई जाती है उसको कहते हैं रेह या कल्लर। या तो रेह कहते हैं
या कल्लर कहते हैं। और ये दोनों ही नाम पीसीएस में आ चुके हैं कि कौन सी भूमि, मतलब रेह से रिलेटेड ऐसे आ गया कि रेह क्या है, ए लवड़ी भूमि, बी, ऐसे आप पहचान ही नहीं पाओगे, अलग अलग तरह के ऑप्शन थे। ऐसे ही आया था एक बार कल्लर क्या है, तो वो भी एक ही बात है, रेह हो या कल्लर हो। इसी तरीके से एक भूमि और है कंकरीली, कंकरीली भूमि है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं भूड़, भूड़। ठीक है, अब आप समझ गए, चाहे रेह हो या कल्लर हो या भूड़ हो, ये तीनों एक प्रकार की भूमि है। और ऐसी भूमि है, अगर रेह या कल्लर की बात की जाए तो वो बांगर की तहत लवड़ी या छारी भूमि है, जबकि अगर भूड़ की बात की जाए तो वो बांगर के तहत कंकरीली भूमि है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? और बताओ, सब बढ़िया चल रहा है, मौज चल रही है? धुआं मच रहा है कि नहीं मच रहा? अब क्या रक्षाबंधन आने वाले हैं, लड़कियों की मौज आने वाली है। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, लड़कियां देखो एकदम धुआं मचा देंगी भाई साहब। कम से कम धुआं तो इतना मची जाता है इन लोगों का कि पूरे साल की पॉकेट मनी तो इकट्ठी हो ही जाएगी ना, मज़ा आ जाता है वो सो तो अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। और जितने हमारे भाई लोग हैं वो लोग भी एकदम नोट तैयार रखना, कुरकुरे कुरकुरे एकदम। अब तो 2000 का नोट बंद हो गया है तो थोड़ी शांति पड़ गई होगी, नहीं कलेजे में ठंडक हो गई होगी, है ना। 500 नोट तैयार रखो भाई साहब, कम से कम 4 नोट तो देना ही है अपनी अपनी बहनों को। 2000 रुपये तो मिनिमम दे रहा हूँ, मिनिमम, कम से कम देना, ज़्यादा ही देना। लड़कियों को एकदम दिल खुश हो जाना चाहिए उनका। 2000 रुपये एक सोने की अंगूठी और दे देना, एकदम खुश हो जाएंगी अंगूठी, है। सोना बहुत प्यारा होता है लड़कियों को, दिल दिया है, दिल ले लो इनसे, जान ले लो, सोना मत ले लो इनसे, है ना। तो ये रक्षाबंधन आने वाला, खूब मौज से मनाना साहब, एकदम त्यौहार ऐसे मनाने चाहिए कि एकदम हैप्पीनेस के साथ। ठीक है, ओके। मेरी तरफ मत देखना लड़कियों, कोई भी रक्षाबंधन पे, मैं उस दिन एकदम विलुप्त हो जाऊंगा, इंडेंजर्ड प्राणी हो जाऊंगा। जैसे IUCN की लिस्ट आती है तो कई लोग विलुप्त हो जाते हैं, वैसे रक्षाबंधन वाले दिन मैं विलुप्त हो जाऊंगा। जितनी लड़कियां मुझे ढूंढ रही होंगी मैं मिलूंगा ही नहीं, इस धरती से मेरा अवतार उस दिन खत्म हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं। और रक्षाबंधन, फिर मेरा जन्म होगा वैलेंटाइन डे वाले दिन, सीधे 14 फरवरी को मैं प्रकट होऊंगा। फिर बनाना तुम मेरे संग कितना वैलेंटाइन डे बनाना है। रक्षाबंधन वाले दिन मैं विलुप्ति पे जा रहा हूँ, तपस्या करने हिमालय पर्वत पे। ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं साहब। बीच बीच में थोड़ी बहुत अच्छी बातें होती रहती, मन अच्छा होता रहता, मेरा भी आपका भी। ये बांगड़ अपन ने समझ ली। इसी बांगड़ में क्या होता है कि यहाँ पर जो पानी है ना उतना पहुँच नहीं पाता, क्योंकि पुरानी मिट्टी है ना ये, तो पानी की थोड़ी सी हिसाब किताब कम रहता है, तो ये भी कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। कोई पुराना मामला है तो उतना उपयोगी नहीं है, तो कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक, कृषि के लिए कम उपयोगी समझ लो, उपयोगी नहीं तो कहना सही नहीं होगा, क्योंकि थोड़ी बहुत तो खेती होती ही है यहाँ पर। कृषि के लिए कम उपयोगी। क्लियर हो गया? अब ऐसे अपन ने बांगड़ समझ लिया, जो अगला है वो समझते हैं। अगली है आपकी वो है खादर। क्या है? खादर। खादर क्या चीज़ है? तो ये जो खादर है वो नई जलोढ़ है। जैसे ये बांगर था, ये बांगर पुरानी जलोढ़ थी, जलोढ़ मिट्टी होती ना बांगर। अब जो ये खादर आई है वो नई जलोढ़ है, नवीन है, नवीन मतलब न्यू, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, नवीन जलोढ़ मिट्टी है ये। क्या नाम है इसका? खादर। क्लियर है? ओके। या जलोढ़ ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है ना जलोढ़, मैंने अभी नोटिस किया, ऐसे लिखा जाता है, यूँ। चलो ठीक है, ऐसे लिख लो, कैसे भी लिख लो। कौन सा हिंदी की परीक्षा चल रही है, शुद्ध देखे जाएंगे, है। जब हिंदी में ठीक से लिख देना बस, ज़्यादा तुम कैसे भी गोला भर देना अच्छे से। ठीक है, तो ये जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है, यहाँ पर पानी वानी सही तरीके से पाया जाता है, इसलिए ये जो है वो कृषि के लिए उपयोगी है। नवीन जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए उपयोगी है। ओके। अब देखो, अगर अपना इन चारों का क्रम लगवाया जाए तो लगा लोगे? कि एक बार IAS में पूछा जा चुका है कि भाबर, तराई, बांगर और खादर को उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाओ। तो सबसे पहले कौन पड़ा था यहाँ पे? ये पड़ा था भाबर, फिर तराई पड़ गया, फिर बांगर पड़ा लास्ट में, और ये खादर आ गया। ठीक है, बाकी ये अंदर की डिटेल तो अपन ने समझ ही ली पूरी, अभी अपन रिवाइज करेंगे तब दोबारा समझ लेंगे। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं और अगला जो
टॉपिक है, मतलब टॉपिक क्या हेडिंग डालो वो है अपना, ये तो अपन ने उत्तर के मैदान पढ़ लिए, अब जो है वो है पंजाब के मैदान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पंजाब के मैदान। असी की हाल है जी तुसी जैसी बढ़िया एकदम ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ वाल जो वाली लैंग्वेज है बड़ी अच्छी लगती मन ने, और वो है पंजाब की। और तुसी की हाल है जी, एकदम चंगा जी चंगा, पिंड विच लस्सी पीने तो पंजाब चलते हैं साहब घूमने, मज़ा आएगा। तो पंजाब का जो मैदान है वो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों से मिलकर बना है। किससे बना है? सिंधु रिवर, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों से। सिंधु नदी व उसकी सहायक नदी, तो उसकी सहायक नदियाँ पता ही होंगी कौन कौन सी हैं, सिंपल है, ये तो शुरू से पढ़ते आए हो। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आज हम दे देंगे आपको, आज या कल में हमने बना के वीडियो शूट भी कर लिया है, बस अपलोड करना है। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं इसकी? जैसे झेलम है, ठीक है, जैसे चिनाब है, जैसे रावी है। सिंधु व उसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी हो गई, आपकी व्यास हो गई, और सतलज। ये जो 5 नदी हैं इनको पंचनद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचनद। इसके लिए हम साउथ से लेके नॉर्थ तक के क्रम की शॉर्ट ट्रिक बना के अपलोड कर दूंगा मैं आज या कल में। आज तो करंट अफेयर्स आई, कल कर दूंगा, ताकि आप साउथ से लेके नॉर्थ का क्रम भी लगा लो। बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक बना दी थी टीम ने, तो हम अपलोड कर देंगे, देख लेना आप लोग, ठीक है। 2 मिनट का वीडियो बस। तो ये सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों की से जो पूरा का पूरा मैदान बनता है उसको कहते हैं पंजाब का मैदान। तो सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियाँ इतने ये झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज जो पूरा पंचनद कहलाता है, से बने मैदान को, से बना मैदान कौन सा हो जाता है? पंजाब का मैदान, ठीक है। इससे जो मैदान बना उसको कह देते हैं पंजाब का मैदान। इस पंजाब के मैदान में हमें सबसे बढ़िया चीज़ एक समझनी होगी कि एक चीज़ पड़ती है, उसको कहते हैं चौस, CHOS। पंजाब के मैदान में एक चौस कीवर्ड पड़ता है। क्या है चौस? तो पंजाब में जो नदियां बह रही हैं, यही सारी सिंधु, सतलज, रावी, व्यास, सतलज वगैरह, तो इन नदियों के द्वारा जो अपर्दन हो जाता है, वो अपर्दन मतलब भूमि, अपर्दन का मतलब होता है कि ज़मीन जो है, मिट्टी जो है कट गई, ऐसा होता है ना, अपर्दन तो जानते होगे ना, तो मिट्टी कट गई साहब। तो जो अपर्दन हो जाता है नदियों के द्वारा, उस अपर्दन के बाद जो नई भूमि बन जाती है, मिट्टी के कटने के बाद एक नई सी ज़मीन सी बन जाती है, उसको कहते हैं पंजाब में चौस, ठीक है। तो इसको लिखेंगे नदियों के द्वारा। और ये बात कहाँ की हो रही है? पंजाब की। ऐसे भी आ सकता है कि चौस का संबंध किस राज्य से है, तो ये पंजाब का मैदान ही है पूरा, तो उसी में है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी लिख लो, अगर चाहो तो भूल जाओ, तो पंजाब में इस तरीके से लिख लो, पंजाब में नदियों के द्वारा अपर्दन, ठीक है, से निर्मित भूमि चौस कहलाती है। अपर्दन से निर्मित भूमि वो क्या हो जाएगी? चौस। एक बार आ चुका है एग्ज़ाम में, तो अभी तुम लोगों को ये लग रहा होगा कि तुमने हो सकता है सुना ही ना हो। तुमने अगर ठीक से PCS के पेपर अगर पिछले 15 साल के देखे हैं, तब तुम्हें पता होगा कि चौस पूछा जा चुका है एक बार ज्योग्राफी में, ठीक है। तो पंजाब में नदियों के द्वारा अपर्दन से निर्मित भूमि चौस कहलाती है। ओके, आगे देखते हैं। अभी एक चीज़ और होती है पंजाब में, वो होती है दोआब। दोआब क्या होता है साहब? 4 तरह के दोआब पंजाब में बहुत फेमस है। क्या होता है दोआब? जैसे संग तेरे पानियों से बहता रहूं, एक बह रही है ये नदी, ठीक है, ये बह रही साहब, ठीक, ये बह गई अपनी नदी, और एक बह गई अपनी ये नदी, ठीक। रिमझिम सितारों का आंगन होगा, झिलमिल बरसता बादल होगा, तो एक नदी ये बह रही है, ठीक। अब यहाँ पर एक महबूबा है, वो बेचारी इंतज़ार कर रही है कि तुम कब आओगे। ये ज़मीन है, यहाँ बैठी है एक महबूबा, वो मेरी महबूबा, हिंदी लगा दूँ थोड़ी महबूबा के, महबूबा तुझे जाना है तो जा, मैंने नैयो परवाह है तो ये महबूबा अब तुम्हारा मतलब पहले प्यार से बैठी थी, उसे लग रहा था कि तुम या तो इस नदी से आ जाओगे या उस नदी से आ जाओगे, तुम किसी नदी से पार करने नहीं आए, मतलब तुम आए ही नहीं, बेचारी परेशान रही। तो ये जिस जगह बैठी हुई है, ये है एक ज़मीन का एरिया, जबकि ये कौन है? नदी, और ये कौन है? नदी। तो 2 नदियों के बीच में जो ज़मीन का हिस्सा होता है उसको कहते हैं दोआब।
क्या कहते हैं उसको, दोआब। ठीक है, क्लियर हो गए। जहाँ तुम्हारी महबूबा तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। ए गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों। ये बड़ा अच्छा गाना है ना। भैया मेरा संदेशा पहुंचा दे ताकि मेरा महबूब आ जाए। अब महबूब कहीं और मज़े मार रहा है, बेचारी महबूबा इंतजार कर रही है। ठीक है, तो ये अपन ने दो नदियों के बीच की भूमि को समझा, जिसको कहते हैं दोआब। तो क्या हो गया ये दोआब, दो नदियों के बीच की भूमि, दो नदियों के बीच की भूमि, वो क्या हो गई, दोआब। इंतज़ार का एक अपना अलग मज़ा है। जैसे आपको इंतज़ार कर रहे हो कि तो मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो मेरे करण अर्जुन जब तक आते हैं ना, तब तक हम नहीं रहते, करण अर्जुन वो नहीं रहते। मतलब एक लंबे समय तक, अगर कोई लंबे समय के इंतज़ार करने के बाद कोई चीज़ मिले, तो फिर उस चीज़ के मिलने का मज़ा नहीं रह जाता। अब जैसे तुम लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, अभी तुम मान लो, अभी एक एग्ज़ाम्पल देते हैं कि तुम 25 साल के हो, तुम्हें 26-27 साल तक अगर कोई नौकरी मिल जाएगी तो ठीक है। अब पता चला तुम्हें 35 साल पे मिली, तब तक तुम फिर वो उतने एनर्जेटिक नहीं रहोगे, तुम अपनी खुशियाँ मना नहीं पाओगे। ऐसी मोहब्बत भी है। आज तुम जिससे मोहब्बत करते हो, वो अगर आज मिल जाए, कल मिल जाए, तो भाई ऐसा लगेगा कि चांद तारे तोड़ लाऊं। और पता चला कि तुमने जो है, तुम्हारी चुन्नू मुन्नू हो गए, 2 बच्चे हो गए किसी और से, मतलब शादियों के बाद। उसके बाद वो आई मैडम कि यार अब मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ठीक है, अब बता रही हो तुम, जब इनके चुन्नू मुन्नू हो गए ऐसा होता है ना, लेट कोई चीज़ मिले तो फिर उसका मज़ा नहीं रह जाता। तो दो नदियों के बीच की भूमि दोआब कहलाती है। अब कौन कौन से 4 इंपॉर्टेंट दोआब हैं वो समझो। ठीक, दोआब कौन कौन से हैं और किन किन नदियों के बीच में है। भाई 2 नदी हो गई, उन 2 नदियों के बीच की जो जगह हो गई वो दोआब हो गया। और 2 नदी कौन कौन सी है, तो पहला पड़ता है विष्ट दोआब। कौन सा, विष्ट दोआब। तो विष्ट दोआब किन 2 नदियों के बीच में है, तो देखो ये जो वी लिखा है ना, वी, इससे हो गया व्यास नदी। और ये स्ट लिखा है, इससे हो गया सतलज नदी। ये इन 2 नदियों के बीच में हो गया। ठीक है, विष्ट दोआब। एक ऐसे ही है बारी दोआब, ये बहुत बार पूछे गए हैं कि मैचिंग में। तो बारी दोआब किन 2 नदियों के बीच में है, तो ये जो बा लिखा है इससे है व्यास नदी, और जो री लिखा है इससे है रीवा नदी। नाम में ही मैच हो रहा है ना, बा से व्यास, री से रीवा। ठीक है, अगला है रचना दोआब। रचना दोआब, तो देखो रचना में रा से है रावी नदी, और चना से है चेनाब नदी। ये नाम से ही आप निकाल लोगे सीधे सीधे। ठीक है, एक दोआब और इम्पोर्टेंट है, वो है चज दोआब। चज दोआब, तो चा से हो गया चेनाब नदी, और जा से हो गया झेलम नदी। इस तरीके से ये पंजाब के 4 दोआब हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। नाम से सिंपली मैच भी हो रहा है। विष्ट, तो वि से व्यास, स्टा से सतलज, बारी, बा से व्यास, री से रीवा, रीवा लिख गया, ये रावी है। ठीक है, रावी नदी है ना, रीवा नदी थोड़ी नहीं है। रीवा तो मध्य प्रदेश में जगह है, रावी नदी। फिर ये रचना, रा से रावी, चा से चेनाब, फिर ये चज, तो चा से चेनाब और जा से झेलम। इस तरीके से आपको ये विष्ट, बारी, रचना, चज में कई बार मैचिंग में ये सवाल पूछा गया है। तो ये सिंपल है, ये इन नदियों के बीच में स्थित हैं। ठीक है, तो ये अपन ने अब ये भी समझ लिए। क्या समझ लिए, दोआब। अब अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अब अपने को ये पंजाब के मैदान के बाद कुछ राजस्थान का भी मैदान है इम्पोर्टेंट, वो भी समझते हैं। ठीक, कौन सा मैदान है, राजस्थान का। राजस्थान का मैदान भी देखो, घुमाऊँ तो मैं राजस्थान पंजाब से। राजस्थान के मैदान में आप सभी लोगों का स्वागत है। पधारो हमारे देश केसरिया वालम। ठीक, मज़ा आएगा। गए हो जयपुर वयपुर, भाई बड़ा मज़ा आता है वहाँ पे, बड़ा कठपुतली डांस होता है सब, केसरिया वालम, केसरिया वालम, पधारो हमारे देश। बड़ा अच्छा लगता है राजस्थान की कल्चर में। तो अपन राजस्थान की धरती से आपका स्वागत करते हैं। और राजस्थान में जो एक भूमि पाई जाती है उसको कहते हैं रोही। राजस्थान में सबसे पहले अपने को समझना होगा रोही। रोही क्या चीज़ है राजस्थान में, तो हमने अभी आपको बताया था बांगर के बारे में। बांगर क्या है, बांगर है पुरानी जलोढ़, अभी बताया था। ये देखो, ये क्या बांगर, ये तुम भूल जाता हो यार, ये तुम भूल जाता हो बहुत जल्दी।
ये देखो आवाज़ बताई हमने तुम्हें, ये जो देखो बांगर आती, बांगर का आती पुरानी जलोढ़। तो जब राजस्थान में तो हो भाई कि ना हो भाई, बिल्कुल हो भाई साहब। तो राजस्थान में जब पुरानी होती है बांगर तो उसको कहते हैं राजस्थानी बांगर, राजस्थान की है। तो जो राजस्थानी बांगर है उसमें कुछ ऐसी भूमि है जो उर्वर है, मतलब उर्वर का मतलब उपजाऊ है। तो राजस्थानी बांगर की उपजाऊ जो मिट्टी है उसको कहा जाता है रोही। राजस्थानी बांगर की उपजाऊ मिट्टी को क्या कहेंगे, रोही। राजस्थानी बांगर की उपजाऊ मिट्टी क्या कहलाएगी, रोही। तो आप एक तो रोही आपने समझ लिया, ठीक है। इसके साथ में आपको ये भी समझना है कि राजस्थान में एक झील है सांबर झील। साथ में मैं आपको चीज़ें बताते चल रहा हूँ। सांबर झील आपने सुनी होगी राजस्थान की। तो राजस्थान की ये झील है और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्या है, भारत की अंतःस्थलीय, मतलब भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय, जो अंतःस्थल का मतलब होता है कि जो किसी समंदर वमंदर में नहीं मिल रही, वहीं की वहीं है, या एक लैंड के ही है, मतलब ये लैंड हो गया अंतःस्थल, स्थल में ही अंदर है ये, और किसी समंदर वमंदर से इसका कोई हिस्सा संबंध नहीं है। तो भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय, सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। कौन सी, सांबर झील, खारे पानी की झील है। और ये कहाँ पर है, ये सांबर झील कहाँ है, राजस्थान में। राजस्थान के बारे में तो पढ़ रहे हैं अपन लोग, ठीक है। राजस्थान में ये हो गई, क्लियर है। अब देखो एक चीज़ और अपने को समझनी है, एक चीज़ और अपने को समझनी है, वो है बालसन। बालसन क्या चीज़ होती है, बॉलसन, ठीक। इंग्लिश में इसको यही बॉलसन, सन गलत लिख गया, बॉलसन, ठीक है। इंग्लिश में भी स्पेलिंग यही है, BOLSON। तो बॉलसन क्या होता है, इलाहाबाद अगर कभी जाओ तो एक बालसन चौराहा भी है वहाँ पर, बालसन चौराहा कहते हैं इसको। जैसे मान लो ये कोई राजस्थान में पहाड़ी क्षेत्र है थोड़ा बहुत, जो अरावली पर्वत है ना वहाँ पे, तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ी हिस्से से पानी हर दिशा से एक जगह आ रहा है। ये इधर से पानी आ रहा है, हर जगह से आ रहा है, ऊंची ऊंची जगह से, और यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है। तो जो ये जो बालसन एरिया हो गया, ये थोड़ा सा नीचे का हिस्सा है, निचला हिस्सा है नीचे का, ठीक है। और ये जो ऊपरी पहाड़ों से पानी आ रहा है, तो ये जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है इसको कहते हैं बालसन, क्लियर। तो ये होता है बालसन। एक तरह से ये गड्ढा टाइप का होगा, गर्त टाइप का होगा। गर्त होता है ना, गर्त माने गड्ढा होता है, जो निचला हिस्सा है उसको कहते हैं बालसन। तो राजस्थान में बालसनों का एरिया ज़्यादा है, बालसन ज़्यादा पाए जाते हैं, मतलब पहाड़ों से पानी एक नीचे गड्ढे में ज़्यादा हो जाता है राजस्थान में। तो क्या कैसे लिखेंगे बालसन, कि राजस्थान के क्षेत्र में, यानी इस क्षेत्र में पहाड़ियों से घिरे, लिखते जाओ साथ में, इस क्षेत्र में पहाड़ियों से घिरे। अभिकेंद्रीय समझते हो, अभिकेंद्री का मतलब यही होता है, ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ, अभिकेंद्री कहेंगे इसको लैंग्वेज में, ठीक है। तो इस क्षेत्र में पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रीय अपवाह, ठीक है। अभिकेंद्रीय अपवाह, अभिकेंद्रीय अपवाह का मतलब हो गया कि ऊपर से पानी नीचे घूम आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है अभिकेंद्रीय अपवाह। तो इस क्षेत्र में पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रीय अपवाह वाले समतल गर्त को, समतल मतलब प्लेन हो गया, ये जो बालसन हो गया ये तो एरिया प्लेन है, और ये पानी आ रहा है पहाड़ों से, तो समतल का मतलब प्लेन हो गया। तो इस क्षेत्र में पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रीय अपवाह वाले समतल गर्त को, गर्त मतलब वही गड्ढा, जैसे बालसन हो गया, गर्त को बालसन कहते हैं। क्या कहते हैं, बालसन कहते हैं। इलाहाबाद आप कभी घूमने जाओ तो बालसन चौराहा पड़ता है, वो भी ऐसा ही है कि चारों तरफ से सड़कें आके मिलती हैं, वहाँ पे एक छोटा सा एरिया भारद्वाज पार्क पड़ता है, उसके सामने एरिया है बहुत अच्छा, ठीक है, बालसन एरिया। तो वो भी निचला हिस्सा है, इधर उधर थोड़ा सा ऊंचे हैं, जब पानी बरसे तो बालसन में पानी भर जाता है एकदम, तो बालसन इसको कहते हैं। और जो सांबर झील मैंने आपको बताई ये वाली, ये जो सांबर झील बताई है ना, ये सांबर झील बालसन का ही एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिख लेंगे, सांभर झील। सांभर झील ऐसी तो बनी कि पहाड़ियों से पानी आता रहा, पहाड़ियों से पानी आता रहा और यहाँ पर इकट्ठा हो गया, तो यहाँ एक झील बन गई जिसको कहते हैं सांभर झील। तो बालसन भी आपने समझ लिया और सांभर झील भी समझ ली, ठीक है।
एक अगला है वो है ब्रह्मपुत्र का मैदान। अगला क्या है? ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र के मैदान में भी अपने को क्या समझना है? ब्रह्मपुत्र का मैदान देख लेते हैं, पंजाब का मैदान देख लिया, राजस्थान का मैदान देख लिया, तो ब्रह्मपुत्र का मैदान देख लेते हैं। तो असम वगैरह के एरिया की तरफ ये ज़्यादा, मतलब ज़्यादा क्या, ब्रह्मपुत्र नदी वहीं पर है ही। ब्रह्मपुत्र के मैदान में अपन देखते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है। तो सबसे बड़ी बात जानने वाली इसमें ये है कि यहाँ पर जो स्लोप है, ढाल है, वो इस तरीके से है, ठीक है। तो थोड़ा सा ढाल प्रवणता यहाँ पर हल्की सी कम है। मतलब एक तो ढाल ऐसे होता है कि सीधे सीधे पानी डूब गया, तो ब्रह्मपुत्र नदी तो है लेकिन यहाँ थोड़ी सी ढाल प्रवणता कम है, इसलिए यहाँ पर द्वीप पाए जाते हैं। द्वीप समझ रहे हो? आइलैंड। तो यही चीज़ आपको बस इतनी ही याद रखनी है कि यहाँ ढाल प्रवणता कम है। स्टेटमेंट में ऐसे आ जाता है कि ब्रह्मपुत्र के मैदानों में ढाल प्रवणता ज़्यादा है कि कम है, तो ढाल प्रवणता यहाँ कम है, और कम होने के कारण यहाँ पर द्वीप पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? द्वीप, नदी द्वीप जिसको कहते हैं ना। तो ढाल प्रवणता कम होने के कारण नदी द्वीप पाए जाते हैं। नदी द्वीप पाए जाते हैं कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र के मैदान में। नदी द्वीप समझ रहे हो क्या होता है? जैसे ये पूरी नदी हो गई और यहाँ पे इतना एक इलाका हो गया, चारों तरफ पानी है, यहाँ पर लोग रह रहे हैं, आइलैंड हो गया, या आइसलैंड टाइप का हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो एक द्वीप है माजुली, ये असम में पड़ता है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी के चारों ओर ब्रह्मपुत्र नदी है, यहाँ पर लोग रह रहे हैं आराम से, आइलैंड की तरह टापू बना के अंडमान निकोबार की तरह मौज मार रहे हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हो गया माजुली द्वीप। एकमात्र ऐसा ये जिला भी है, जो माजुली द्वीप है ये एक जिला बना दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट है। तो एकमात्र द्वीपीय जिला भी है ये, द्वीपीय जिला, डिस्ट्रिक्ट भी है ये। ऐसे भी पूछा गया है माजुली द्वीप कहाँ पर है, तो ये असम में पड़ता है। कौन सी नदी से रिलेटेड है? ब्रह्मपुत्र नदी से, क्योंकि बात ही ब्रह्मपुत्र की हो रही है। और कहाँ पर है? असम में है। और एकमात्र द्वीपीय जिला कौन सा है? तो माजुली द्वीप है। और क्यों बनते हैं ऐसे नदी द्वीप? क्योंकि यह ढाल प्रवणता कम है। ठीक है, अब अपन पूरा रिवाइज कर लें जितना भी आज पढ़ा है। इंपॉर्टेंट चीज़ें अपन बहुत कर रहे हैं। जो लोग इसको ठीक से करके जाएंगे ज्योग्राफी में, उन्हें ज़्यादा दिक्कत कभी नहीं आएगी ज्योग्राफी में, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम दें। ठीक है, तो अपन ये समझते हैं आज अपन ने कौन सा क्या क्या पढ़ा। उत्तर के विशाल मैदान पढ़े, इससे पहले अपन पहाड़ पढ़ चुके थे, आज अपन मैदानों में आ गए, प्लेन एरिया में आ गए। तो ये जो शिवालिक पर्वत था, उसके जो गिरिपद यानी पर्वत का निचला हिस्सा, पर्वत का पैर, वहाँ से भाबर शुरू होते हैं। भाबर क्या होता है? शिवालिक पर्वत के गिरिपद प्रदेश का एरिया है जिसको भाबर कहते हैं। यहाँ पर कंकड़ पत्थर ज़्यादा हैं, क्योंकि पहाड़ी तो ख़त्म ही तो हुआ था, तो यहाँ पहाड़ के पत्थर जो छोटे जो पत्थर थे वो ज़्यादा हो जाएंगे सिंपली। तो जब पत्थर ज़्यादा हो जाएंगे तो नदियाँ दिखेंगी नहीं, और नदियाँ नहीं जब दिखेंगी तो पानी नहीं होगा, और पानी नहीं होगा तो खेती नहीं हो पाएगी। फिर आगे नीचे थोड़ा सा और बढ़ते हैं तो तराई क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पर नदियाँ दिखने लगती हैं। नदियाँ दिखती हैं तो इसका मतलब पानी होता है, और पानी होता है तो मतलब कृषि के लिए उपयुक्त हो जाता है। और यहाँ पर वर्षा जो है पूरब में ज़्यादा होती है, पता है, तो इसलिए वर्षा की अधिकता के कारण तराई का विस्तार पूर्व में थोड़ा ज़्यादा है, ईस्ट में ज़्यादा है। फिर ये बांगर आपको ऐसे याद कराया था कि संजय बांगर एक क्रिकेटर है पुराने ज़माने के। तो संजय बांगर पुराने ज़माने क्रिकेटर है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। और जो इसमें भी सॉल्टेड जो लैंड है, लवणीय जो भूमि है, या बेसिक जो लैंड है यानी क्षारीय जो भूमि है, इसको कहा जाता है रेह या कल्लर। क्या कहा जाता है? रेह या कल्लर। जबकि जो ककरीली भूमि है, कंकड़ पत्थर वाली छोटी मोटी भूमि है, उसको कहते हैं भूड़। तो रेह या कल्लर कौन सी भूमि है? लवणीय या क्षारीय। भूड़ कौन सी भूमि है? कंकरीली। ठीक है, और ये जब कंकर पत्थर ज़्यादा पाए जाते हैं, पुरानी खिलाड़ी है, ये पुराने खिलाड़ी थे, तो यहाँ पर खेती थोड़ी सी कम हो पाती है। जबकि जो खादर है ये नई खिलाड़ी है, नवीन जलोढ़ मिट्टी है, नई मिट्टी है, तो यहाँ पर धुआंधार खेती होती है साहब। अब कोई नया खिलाड़ी है तो धुआंधार आतंक, मतलब समझ रहे हो, नया खिलाड़ी है तो धुआं ज़्यादा मचाता है। जो पुराने हो जाते हैं, अब तुम्हें एग्जाम्पल देखा है, नई अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने, नई GF बॉयफ्रेंड BF हो, तो आतंक ज़्यादा मचाएंगे, उनमें एकदम धुआं मचा देंगे, एकदम सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से होंगे। पुराना जब हो जाता है रिश्ता तो जब ठंडे पड़ जाते हैं। तो
ऐसे याद रखना कि जब पुरानी मिट्टी थी तो कम उपयोगी हो गई है ना, और जब नई मिट्टी है तो खूब उपयोगी है, चारों तरफ से उपयोग हो रहा है। ठीक है साहब, चारों तरफ से उपयोग हो रहा है, समझ रहे हो चारों तरफ से। ठीक, तो ये अपन ने समझ लिया। उसके बाद फिर ये पंजाब के मैदान आए। पंजाब के मैदान में अपन ने देखा कि सिंधु नदी और उसकी जो 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, जिसको पंचनद कहते हैं। 5 हैं ये पूरी, 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 5, तो 5 नदी है ना, इसीलिए इसको पंचनद कहते हैं। और इन पंच नदों और सिंधु नदी से बना पूरा इलाका क्या कहलाता है? पंजाब का मैदान। पंजाब में चौस नाम की एक भूमि पाई जाती है। चौस वो क्या होती है? जो नदी के द्वारा अपर्दन के कारण बनी हुई भूमि क्या कहलाती है? चौस। तो चौस कहाँ पर पाई जाएगी? पंजाब में। और क्या है ये? जो अपर्दन के द्वारा बन जाती है भूमि, वो हो जाती है चौस। फिर अपन ने दोआब समझा। दोआब क्या था कि 2 नदियों के बीच में बैठ के महबूबा इंतज़ार कर रही थी, और जहाँ वो बैठी थी उसको कहते थे दोआब। यानी 2 नदियों के बीच की ज़मीनी हिस्से को कहा गया दोआब। 2 नदियों के बीच की भूमि दोआब। 4 तरह के दोआब पंजाब में फेमस है। विष्ट, तो व्यास और सतलज, ये नाम से ही मैच हो गया। बारी, ब्यास और रावी, नाम से ही मैच है। रचना, रा से रावी, चना से चिनाब, चज, चा से चिनाब, जा से झेलम। तो ये चारों के चारों दोआब भी अपन ने समझ लिए थे। फिर अपन ने राजस्थान का मैदान समझा था। राजस्थान अपन केसरिया बालम पधारो हमारे देश। ठीक है, तो सबसे पहले पधारो हमारे देश जैसे घुसे तो सबसे पहले रोही दिख गई। रोही क्या थी? राजस्थानी बांगर की एक उपजाऊ मिट्टी है। वैसे बांगर ज़्यादा उपजाऊ होती नहीं है, अभी अपन ने समझा ना, बांगर पुरानी है तो ज़्यादा नहीं होती, लेकिन कुछ हिस्सा इसका उपजाऊ भी है, तो उसको कहते हैं रोही राजस्थान में। फिर ये सांबर झील अपन ने देखा था, इडली डोसा सांबर वाला। सांबर की झील होती है भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है ये। राजस्थान में सांबर झील पाई जाती है। फिर अपन ने बालसन देखा। बालसन क्या होता है कि पहाड़ों से पानी एक छोटे से गड्ढे में आके घुस जाता है, उसको कहते हैं बालसन। तो चारों तरफ से पहाड़ियों से पानी आया और नीचे गर्त में आके जमा हो गया। तो इस क्षेत्र में पहाड़ियों से घिरे नीचे, और ये जो आता है वो अभिकेंद्रीय प्रवाह से आता है। इस तरीके से अभिकेंद्रीय प्रवाह कहते हैं। तो पर पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रीय प्रवाह वाले समतल गर्त यानी प्लेन एरिया में पानी आ गया, उसको बालसन कहा गया। और सांबर झील जो है इसी बालसन का एक एग्जाम्पल भी है। फिर अपन ने ब्रह्मपुत्र का मैदान समझा। ब्रह्मपुत्र के मैदान में अपन ने पहली बात तो ये देखी कि यहाँ ढाल प्रवणता कम है, इसलिए यहाँ पर आइलैंड का विकास हो जाता है, नदी द्वीपों का विकास हो जाता है। उदाहरण के तौर पर माजुली द्वीप हो गई, जो भारत का एकमात्र द्वीपीय जिला भी है, जो असम में पाया जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है ये। ठीक है, अब आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। कमेंट बॉक्स में बताओ कि झेलम नदी और रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। इन दोनों के उद्गम के बारे में आप बताओ। झेलम नदी का उद्गम और रावी नदी का उद्गम कहाँ होता है। और पिक्चर देखते रहना। सैयारा मूवी आई है, बेवकूफ़ बनाया गया उसमें। यार मेरे कुछ भी नहीं है ऐसा पिक्चर में कि इतना लोग रो रहे थे। मेरी नज़र में तो सब रोने वाले, उस पिक्चर को देख के रोने वाले सब उल्लू हैं। मतलब बेवकूफ़ बनाने की स्कीम लगी है, हमें नहीं समझ में आई। उसमें कुछ भी ऐसा रोने वोने वाला नहीं है। इससे ज़्यादा तो हम तब रो लेते हैं जब आंसर की आती है आंसर की आने पे तो हम ज़्यादा रो लेते हैं। पिक्चर देख के तो कुछ भी नहीं है। सैयारा फैयारिया में सब ड्रामा है। चलो अब आंसर बताओ, झेलम और रावी किस नदी, वो कहाँ इन दोनों नदियों का उद्गम होता है। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी में गीत गाते रहिए। अगर थोड़ा सा हंसते मुस्कुराते रहेंगे तो ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। स्माइल मारते हुए आप सभी के साथ शुक्रिया।